अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 17 शुरू करते हैं। एक तो मैं थोड़ा डिले हो गया, अभी तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई। नाक आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा, मेरा नाक बंद हुआ हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 17। अभी तक जो पीछे हमने रिकैप कर लिया है वो हमें स्विच का पता चल गया, हमें राउटर का पता चल गया, हमें OSI लेयर्स का पता चल गया, हमें वायरलेस का इंट्रोडक्शन मिल गया। हम लोगों ने थोड़ी सी स्विचिंग की लैब्स कर ली, फिर मैंने आपको एक फ्री लैब करने का तरीका बताया और आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द GNS इंट्रोडक्शन लैब। मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास GNS इंट्रोडक्शन की लैब आ जाएगी और उसके साथ साथ आप ये लेक्चर पढ़ेंगे। इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 17 को मैं 2 पोर्शंस में सब डिवाइड कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 17 एज सच एक सिंपल लेक्चर है, थ्योरी है, और लेक्चर नंबर 17 पार्ट 2 जो सा है वो SDM की लैब होगी। ठीक है, उसके अंदर हम अपने राउटर को एज ए DHCP सर्वर बनाएंगे और उसको एक्शन परफॉर्म करते हुए देखेंगे। और हम एक और तरीका देखेंगे जिसमें राउटर जो सा है वो कमांड प्रॉम्प्ट के अलावा किसी और तरीके से भी कन्फिगर किया जा सकता है। दैट इज नोन एज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विच इज कॉल्ड SDM। ठीक है, हम देखेंगे कि SDM चलाने के लिए राउटर को के ऊपर क्या कमांड्स देनी पड़ती हैं ताकि हम उसको कन्फिगर कर सकें। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। तो मेनली ये जो लेक्चर है विल कवर के डाटा पैकेट डिलीवरी का पूरा प्रोसीजर, क्योंकि हमें पता चल गया राउटर क्या काम करता है, हमें पता चल गया स्विच क्या काम करता है, हमें पता चल गया पीसी क्या काम करता है। अब हम दो पीसीज के दरमियान कम्युनिकेशन कराएंगे, पीसीज यानी कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन कराएंगे यूजिंग दिस। ठीक है, स्टोरी ऑफ 2 पैकेट्स। अब ये 2 पैकेट्स की स्टोरी है। ठीक है, यानी ये एक पीसी है। ठीक है, बीच में एक राउटर साहब आ जाते हैं, फिर राउटर जो सा है वो दूसरे राउटर से कनेक्ट है और दूसरे राउटर के पीछे भी एक नेटवर्क है। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ ये इस्लामाबाद का राउटर है और ये जी कराची का राउटर है। ठीक हो गया। अब जब इस पीसी ने दूसरे पीसी के साथ कम्युनिकेट करनी है तो इसके जो से लेयर 2 की इंफॉर्मेशन यूज़ हो रही होगी। लाइक इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस यूज़ हो रहा होगा, राउटर को पता होगा कि मेरे पीछे जो से ये जो डिवाइसेस पड़ी हुई हैं वो लेयर 2 यूज़ करती है, क्योंकि राउटर आर्प की क्यूरी यूज़ करेगा। और इसी तरह दूसरे राउटर है उसके पीछे भी जो पड़ी हुई है, मगर राउटर्स आपस में कम्युनिकेशन जो से वो मैक एड्रेसेस की बेस पे नहीं करेंगे। उसके लिए हमें एक और लेयर पे अप जाना पड़ेगा विच इज़ नोन एज अ लेयर 3। आपको भी बताता चलूँ कि जितना हायर लेवल पे हम डिसीजन करते हैं, हायर लेयर पे डिसीजन करते हैं, उतना डिसीजन ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। मगर उसका उसके साथ साथ एक डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि वो जो डिसीजन करने के लिए आपको उस डिवाइस पे प्रोसेसिंग ज़्यादा चाहिए होती है। लाइक अगर हर पैकेट जो सा है, लाइक एक स्विच के पास 1 सेकंड में 1000 पैकेट आ रहे हैं और स्विच 1000 के 1000 पैकेट को लेयर 2 तक खोलता है, मैक एड्रेस देखता है और डिसीजन करता है। ठीक है, और वही पैकेट राउटर के पास आ रहे हैं, वो उस पैकेट को लेयर 3 तक खोलता है और डिसीजन करता है। तो राउटर को प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि उसने लेयर 3 तक कर जाना है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था मैं एक बुकलेट लेके जाता हूँ एक सेमिनार के अंदर या सिनेमे के अंदर, और गेट पे जो बंदा है वो अगर पहला पेज देख के डिसीजन कर ले तो वो लेस प्रोसेसर इंटेंसिव है। अगर उसे बुक के पेज नंबर 10 पे जाके डिसीजन करना पड़े तो बुक खोलेगा, पेज नंबर 10 तक जाएगा और उस फिर डिसीजन करेगा। अगर वो पेज नंबर 10 से डिसीजन करेगा या पेज नंबर 10 की इन्फॉर्मेशन देख के मुझे गाइड करेगा तो वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। अगर वो पहले पेज से गाइड करेगा तो वो सिर्फ मुझे बता सकता है कि भाईजान आप फ्लोर नंबर 5 पे चले जाए। फिर मुझे फ्लोर नंबर 5 पे रूम नंबर ढूंढना पड़ेगा, रूम नंबर के गेट कीपर से रो नंबर पता करनी पड़ेगी, फिर मुझे पता चलेगा कि जी फ्लोर 5 पे रूम नंबर 10 पे राइट साइड के क्यूबिकल में रो नंबर 10 के पेज राइट साइड पे सीट नंबर 5 पे मैंने बैठना है। ठीक है, यानी फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर वही इन्फॉर्मेशन मुझे पहले गेट वाला बंदा दे दे तो उसको फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इकट्ठी बतानी पड़ेगी और उसमें टाइम और प्रोसेसिंग ज़्यादा लगेगी। मगर अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमें फिर रास्ते में मल्टीपल डिवाइसेस लगानी पड़ेंगी। ठीक हो गया, ये सिर्फ आपको दिखाना था कि लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन ये है और लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन कुछ यूं की होगी। जब मैं आपसे कहूँगा लेयर 2 तो आपको फ़ौरन समझ आना चाहिए कि ये मैक एड्रेसेस है। इस डायग्राम से ये गलती नहीं करनी कि राउटर लेयर 2 पे डिसीजन करता है।
ठीक है, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन और ये लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन है। आगे हम पूरी स्टोरी देखेंगे। ठीक है, ये वर्ल्ड ऑफ आईपी एड्रेसेस पूरी की पूरी स्टोरी। ठीक है, कि एक राउटर है, उसकी दो साइड्स हैं, एक साइड पे 10 का नेटवर्क चल रहा है, एक साइड पे 1 का नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, ये पीसी ए है। ठीक है, और इसने कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर बी के साथ, और इसको नहीं पता कि कंप्यूटर बी कहाँ पे पड़ा हुआ है। बस इसको ये पता है कि अगर वो कंप्यूटर बी मेरे पास नेटवर्क पे नहीं है तो मैंने उठाना है और उसको किधर फेंक देना है, अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास। अगर आपके घर में एडीएसएल का मॉडेम है, तो एडीएसएल का मॉडेम का जो आईपी एड्रेस है, जो नॉर्मली 192.168.0.1 होता है, वो आपका डिफॉल्ट गेटवे होता है। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि आप जब याहू या गूगल पे जा रहे होते हो तो आप 192.168 के नेटवर्क पे नहीं जा रहे होते, आप अपने नेटवर्क से बाहर के एड्रेस पे जा रहे होते हो। मैं कहता हूं कि मैं एमसीएस मॉर्निंग का रोल नंबर 123 स्टूडेंट हूं, मगर मैंने बीसीएस मॉर्निंग के स्टूडेंट के पास जाना है, तो मैं वो स्टूडेंट अपनी क्लासरूम में नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि वो है ही डिफरेंट क्लास में, वो है ही डिफरेंट नेटवर्क में। तो मुझे अपनी क्लासरूम के डिफॉल्ट गेटवे से बाहर आना पड़ेगा। मेरे क्लासरूम का डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा? मेरी क्लासरूम का मेन दरवाज़ा। वहाँ से बाहर आऊँगा, वहाँ पे राउटर से पूछूंगा, वही चौकीदार जिसके पास तमाम लोगों की इन्फॉर्मेशन है, वो मुझे बताएगा भैया आप रूम नंबर 10 के अंदर जाएं। ठीक हो गया? तो ये राउटर जो सा ये हमारे चौकीदार का काम करता है, और इस पीसी का डिफॉल्ट गेटवे इस राउटर का आईपी एड्रेस है, और इस पीसी का डिफॉल्ट गेटवे इस राउटर का आईपी एड्रेस है। ठीक हो गया? वही लेयर्स की कहानी। ठीक है, क्योंकि अब हमने राउटर भी देख लिया, हमने स्विच भी देख लिया, हमें पता चल गया राउटिंग टेबल क्या होता है, हमें स्विच का पता चल गया मैक टेबल क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अब हमें पता चल गई है। अब ये ऐसी नहीं है जो बातें इन्फॉर्मेशन हवा में है, इन तमाम चीज़ों का हमें नॉलेज आ चुका है। ठीक है, तो मैंने कहा एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इस सिस्टम के ऊपर मैंने कहा जी google.com खोल दो, या yahoo.com खोल दो, या urduitacademy.com खोल दो। जब बनेगी पता नहीं, किस्मतों से बन जाएगी, क्योंकि अब मैं क्या दुख रहा हूँ आप लोगों के सामने, बाद में बात करेंगे। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, एप्लीकेशन लेयर जो सी है वो नेटवर्क लेयर को कहती है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये तीनों लेयर्स को एप्लीकेशन के ही गुलाफ में मैंने लपेट दिया कि भाई ये एक ही है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर ने कहा नेटवर्क लेयर आई वांट टू सेंड अ डाटा टू 10.10.10.1। ठीक है, बट आई डोंट नीड अ रिलायबल कम्युनिकेशन। अब आप सोच रहे होंगे रिलायबल कम्युनिकेशन, तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए डोंट नीड अ रिलायबल कम्युनिकेशन। डोंट नीड, ये एप्लीकेशन कहती है मुझे रिलायबल कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, तो आपके जहन में फौरन कौन सा प्रोटोकॉल आना चाहिए? यूडीपी। ठीक है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन करता है, फास्टर होता है। वही कहानी जो मेरे दोस्त ने लाहौर जाना था, मैं उसे डेविड टर्मिनल का रास्ता बनाता हूँ और भेज देता हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर ये इंफॉर्मेशन जो सी है फॉरवर्ड ऑन करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर कहती है आई विल यूज द यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूज करूंगा। ठीक है, बल्कि यहाँ पर ये गलती एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को बताएगी। एप्लीकेशन लेयर ने ट्रांसपोर्ट लेयर को बताया कि मैंने डाटा सेंड करना है, इस बंदे को डाटा सेंड करना है, और मुझे यूडीपी अनरिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए। ट्रांसपोर्ट लेयर कहती है ओके आई विल यूज यूडीपी, सेंड मी डाटा। मैं यूडीपी को यूज करूंगी और मुझे डाटा भेज दो। वो डाटा भेज देता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर वो उसको चॉप डाउन करके सेगमेंट्स बना लेता है। सेगमेंट्स बनाने के बाद वो नेटवर्क लेयर अब आईपी एड्रेस लगा देती है। ठीक है, आईपी एड्रेस का ठप्पा लगा दिया। आईपी एड्रेस क्या बताया कि मेरा आईपी एड्रेस जो है वो 1.1.1.1 है। इसने ये क्यों नहीं बताया मेरा मैक एड्रेस ही है? उसकी वजह ये है कि ये नेटवर्क लेयर ये काम कर रही है, और ये काम आपकी लेयर 2 करेगी। वो देखेंगे अब कैसे करेगी। ठीक है, ये देखता है कि भाई ये यहाँ से ट्रैफिक जा रही है, मेरे आईपी एड्रेस से जा रही है, और डेस्टिनेशन ये है जो कि डिफरेंट सेगमेंट है। ठीक है, ये अब आपकी ही मशीन डिसाइड कर रही है। आपकी मशीन देखती कहती यार ये तो जो नेटवर्क या डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है ये 10.10.10.1 है। इसका मतलब है मैं सरगोदा में बैठा हूँ और मैंने लाहौर जाना है, तो इसका मतलब ये मेरा लोकल जर्नी नहीं है, मुझे मोटरवे लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह ये देख के बता देता है कि भाई आपका एड्रेस 1.1.1 है और आपने 10.10.10.1 पे जाना है, तो इसका मतलब है आप सीधा नहीं जा सकते, आपको ये ट्रैफिक जो सी है अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास भेजनी पड़ेगी। ये आपका पीसी डिसीजन कर रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार पीसी कैसे डिसीजन करता है? आपके पीसी के अंदर भी एक राउटिंग टेबल होता है। अगर वो मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर आप राउट प्रिंट की कमांड दो तो ये आपके सारा का सारा राउटिंग टेबल आ जाता है। ठीक है, इस राउटिंग टेबल में एक राउट डला हुआ है। नेटवर्क देखो 0.0.0, आपने कहीं पर भी जाना है, उसका कोई भी मास्क है, आपने ट्रैफिक उठानी है और इधर भेज देनी। ये मेरे घर में लगा हुआ राउटर है।
ठीक है, इस राउटर पे भेज देनी है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने और नहीं, कहीं नहीं जाना, कहीं और जाना है या कहीं और नेटवर्क पे जाना है जो मेरे पीसी के पास अगर मल्टीपल इंटरफेसेस लगे हो, तो वो भी काम कर सकते हैं। मगर आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि किसी भी नेटवर्क पे जाने के लिए मैं सारी की सारी ट्रैफिक भेज देता हूँ इस पे, गेटवे पे। दैट्स इट। इंटरफेस मीट्रिक की टेंशन ना लो अभी आप, ठीक है। मीट्रिक वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने राउट ऐड करना होता है ना अपने राउटर के अंदर, लाइक आपके पास एक ईथरनेट कार्ड है, यानी एक केबल लगी हुई है और एक वायरलेस नेटवर्क लगा हुआ है, तो आप ये भी कर सकते हो। लाइक अगर मैंने वायरलेस से कनेक्ट होना होता है तो मैं उसमें राउट ऐड भी कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको विंडोज़ आती हो थोड़ी सी, तो राउट स्पेस क्वेश्चन मार्क डालेंगे ना, तो ये आपको राउट ऐड करने की कमांड बता देगा, ठीक है। राउट ऐड की कमांड ये होती है, राउट ऐड और उसके बाद एड्रेस, ठीक है, और मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। ये मीट्रिक का इंटरफेस देना चाहे तो दे ले, ठीक है। तो ये सारे का सारा डिसीजन ये सिस्टम का लैन कार्ड कर रहा है जो आपके इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। इस डायग्राम को मैंने थोड़ा लॉजिकल बनाया। एक्चुअली ये यूं इधर कंप्यूटर से केबल निकल के राउटर में नहीं लगी हुई, और अगर आप कंप्यूटर से केबल निकाल के डायरेक्ट राउटर में लगा भी देते हो तो राउटर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते आप। इसलिए उसके बीच में एक स्विच पड़ा हुआ होता है, आपकी केबल स्विच में जा रही होती है और स्विच से एक केबल निकल के राउटर में जा रही होती है। मगर वो स्विच अभी मैंने डायग्राम से निकाला हुआ है, ठीक है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, जब वो सिस्टम देखता है कि यार ये जो नेटवर्क पे जाना चाह रहा है 10 के नेटवर्क पे, उस पे तो जाने के लिए मुझे डिफॉल्ट गेटवे पे जाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा लोकल एड्रेस नहीं है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो अपने जो टीसीपी आईपी की इंफॉर्मेशन उसके पास सेव हुई होती है, जो आपने मैनुअली अपने कंप्यूटर को दी हुई आईपी एड्रेस वगैरह, या वहाँ से लेता है, या आपने जो अगर डीएससीपी सर्वर से आईपी एड्रेस दिया हुआ है तो वहाँ से लेता है, ठीक है। वो देखता है कि भैया मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे तो है 1.1.1.10, मगर मेरे पास उसका मैक एड्रेस नहीं है। तो सबसे पहले मुझे मैक एड्रेस रिजॉल्व करवाना होगा। वो क्या करेगा, आर्क रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा और कहेगा जी मुझे बताओ कि 1.1.1.10 कौन है। और अगर जो भी कोई बंदा मेरा ये पैकेट रिसीव कर रहा है जिसका आईपी एड्रेस 1.1.1.10 है, तो मुझे अपना मैक एड्रेस भेजे, ठीक है। तो ये आर्प की जो ब्रॉडकास्ट है, मुझे सारी इंक क्लियर कर लें दो। ये आर्प की ब्रॉडकास्ट इस राउटर के इंटरफेस के पास आएगी और राउटर ये आर्प की ब्रॉडकास्ट देखते साथ कहेगा भैया मुझे एक मैक आर्प की रिक्वेस्ट आई है और वो बंदा मुझे कह रहा है कि भाई मेरा मैक एड्रेस ये है और मेरा आईपी एड्रेस ये है, चलो पहले मैं इसकी एंट्री तो अपने पास सेव करूँ ना, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि मैं अब इसे रिप्लाई करता हूँ कि मेरा मैक एड्रेस ये है। राउटर अपना मैक एड्रेस उसे बता देता है। जब उसके पास राउटर का मैक एड्रेस आ जाता है, ठीक है, अब ये क्या करता है, अब ये पैकेट बनाता है, उसका सोर्स आईपी एड्रेस लिखता है 1.1.1, सोर्स मैक एड्रेस लिखता है ये, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये नहीं लिखता क्योंकि इसे तो नहीं पता इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, मगर इसको डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पता है। अब सवाल ये पैदा होता है भैया मुझे कैसे पता डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इसका ये है। आप जब yahoo.com लिखते हो तो याहू रिजॉल्व हो रहा होता है नेम में। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कभी भी अपने कंप्यूटर पे बैठ के पिंग yahoo.com करें ज़रा, आपको आईपी एड्रेस मिल रहा है, आपको मैक एड्रेस नहीं मिल रहा। आपको पता चल गया याहू का मैक एड्रेस ये है, आईपी एड्रेस ये आपके याहू के सर्वर का एड्रेस है, ठीक है। तो आपके पास जब भी आपने yahoo.com खोला तो आप एक्चुअली आईपी एड्रेस बता रहे होते हो कंप्यूटर को, मैक एड्रेस नहीं बता रहे होते। अब क्या होता है, स्विच को आपके पीसी को पता चल गया कि उसने yahoo.com पे जाना है, जो सेम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ याहू का ये आईपी एड्रेस है 10.10.10.1, ठीक है। आप कहते हो, अब आप एक पैकेट बनाते हो, आप कहते हो मेरा नाम है 1.1.1, मेरा मैक एड्रेस है ये, मेरा डेस्टिनेशन ये पैकेट भेजना है 1.1.1 10.10.10.1 पे, और मेरा मैक एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ये है, और आप ये पैकेट फेंक देते हो। ये पैकेट किसके पास जाएगा, अब ये ब्रॉडकास्ट नहीं होगी, अब ये यूनिकास्ट होगी। ये पैकेट सीधा आपके इस राउटर के पास आएगा। राउटर देखेगा यार ये तो मेरा एड्रेस नहीं है मगर मेरा मैक एड्रेस है, तो इसका राउटर फौरन समझ जाएगा। राउटर इज डिज़ाइन इस तरह डिज़ाइन किया होता है कि वो जो सा है अपना ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके डिसीजन कर लेता है। राउटर कहेगा अच्छा मैक एड्रेस मेरा है मगर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरा नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, मैंने इसको राउट करवाना है। अब राउटर क्या करेगा, राउटर अपनी लेयर 3 की तरफ फॉरवर्ड कर देगा और लेयर 3 अपना राउटिंग टेबल खोल के देखेगी। राउटर के राउटिंग टेबल के अंदर लिखा होगा कि 1 का नेटवर्क इस साइड पे है और
10 का नेटवर्क इस साइड पे है, तो उसे फ़ौरन समझ आ जाएगी कि मैंने ट्रैफिक यहाँ से फेंकनी है। ठीक है, अब वो ये बात समझ जाएगा, मगर अब उसे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता। ठीक है, तो वो अब यहाँ से एक ब्रॉडकास्ट करेगा, आर ब्रॉडकास्ट, कि भाई तुम में से कोई 10.10.10.1 है तो मुझे ब्रॉडकास्ट का रिप्लाई करे। तो ये पीसी जिस तरह रिसीव करेगा तो वो उस ब्रॉडकास्ट का रिप्लाई कर देगा। ठीक है, और इसके पास मैपिंग आ जाएगी, और ये एक यहाँ से पैकेट जनरेट करेगा जिसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये डालेगा, और ये पैकेट सीधा इसके पास पहुंच जाएगा। दैट्स इट। इतनी सी कहानी है जिसके पीछे हमने सारा सीसीएनए पढ़ लिया। ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अरसे तक बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर्स को ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि जब बीच में राउटर आ जाता है, जो पैकेट मेरे पास से निकल रहा है, लाइक ए कंप्यूटर से निकल रहा है और वो बी कंप्यूटर तक जा रहा है, उसके पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस भी वही होता है। ये बात गलत है। आपका कंप्यूटर अपने नेटवर्क के अलावा किसी और पीसी के साथ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के साथ बात ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे आर्प रिजॉल्व करवाना पड़ता है, और आर्प रिजॉल्व करवाने के लिए ब्रॉडकास्ट होती है, और ब्रॉडकास्ट राउटर रोक देता है। तो आप अपने डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस लगा के अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास भेज देते हो, और आपका डिफॉल्ट गेटवे खुद ही रिजॉल्व करवाता रहता है। और अगर आपके डिफॉल्ट गेटवे से उस पीसी के दरमियान बीच में एक और राउटर आता है, तो वो राउटर उस राउटर के पास भेज देता है। मैक एड्रेस चेंज होता रहता है रास्ते में। अगर मेरे पास रास्ते में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक 10 राउटर्स आते हैं, तो मैं 10 मैक एड्रेस यूज करूंगा, मगर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वही रखूंगा जो होगा। यानी अगर मेरे पीसी से पीसी बी के पास जा रही है, तो 10.10.10.1 डेस्टिनेशन वही रहेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस सेम रहेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि सीसीएनए के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता होता है कि ये जो पैकेट है जिसका सोर्स एड्रेस है 1.1.1.1 और इसका डेस्टिनेशन एड्रेस है 10.10.10.1, मगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है 1.1.111.111.222, क्या ये राइट पैकेट है? आप कहोगे हाँ ये राइट पैकेट है। अगर आप उस पैकेट को इस जगह पे पकड़ोगे तो उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये वाला होगा और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये वाला होगा। जब आप उस पैकेट को यहाँ पे पकड़ोगे तो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस ये होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये होगा, मगर इधर एक चीज बदल जाएगी, सोर्स मैक एड्रेस। सोर्स मैक एड्रेस फिर राउटर के इंटरफेस का होगा। ठीक हो गया। यानी मैक एड्रेस चेंज होता है मगर आईपी एड्रेस वही रहता है। ठीक हो गया। क्योंकि अगर आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा तो फिर तो पैकेट रिजॉल्व ही नहीं होगा, राउटिंग ही नहीं हो सकेगी। ठीक हो गया। वंस अगेन इसको एक क्विक शॉट के अंदर समराइज करता हूँ। एक सिस्टम ने दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है, मगर दोनों डिफरेंट नेटवर्क पे है। सिस्टम ब्रॉडकास्ट करता है आर्प लेने के लिए डिफॉल्ट गेटवे का, राउटर उसे रिप्लाई करता है, वो फिर पैकेट राउटर के पास फेंकता है। राउटर देखता है कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरा नहीं है मगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा है, तो इसका मतलब है मैंने इस पैकेट को राउट कराना है। राउटर अपने राउटिंग टेबल में देखता है और उसे राउटिंग टेबल में वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 10 का नेटवर्क मेरे इंटरफेस XYZ के साथ लगा हुआ है, और वो उस इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट करके उसका मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लेता है और पैकेट दोबारा असेंबल करता है और उसे फॉरवर्ड कर देता है। अब इधर एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर आपके राउटर के राउटिंग टेबल में वो डेस्टिनेशन नेटवर्क नहीं है तो राउटर क्या करेगा? राउटर डिस्कार्ड कर देगा। दैट्स इट, सिंपल, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। शो आईपी आर्प, जब आप राउटर के अंदर आर्प की रिक्वेस्ट करेंगे, यानी शो राउटर के अंदर कमांड है शो आईपी आर्प, तो आपको वो बता देगा कि कौन से आईपी एड्रेस के अगेंस्ट उसे कौन सा मैक एड्रेस उसके पास सेव हुआ हुआ है। ठीक है, यानी राउटर के पास, जब राउटर के पास पहली दफ़ा वो इसने ब्रॉडकास्ट करके इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो राउटर ने कहा था ना, अच्छा मैं इसकी इन्फॉर्मेशन तो पहले सेव कर लूँ कि 1.1.1 का मैक एड्रेस ये है। तो इसी तरह राउटर ने अपने पास वो इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, और ये एज होती है। एज से क्या मुराद है? एज से मुराद ये है कि राउटर उस इन्फॉर्मेशन को से 9 मिनट के लिए अपने पास रखता है। 9 मिनट तक किसी ने दोबारा उस इन्फॉर्मेशन को रेफर नहीं किया या उसके पास से कोई पैकेट नहीं आया, राउटर उसे डिलीट कर देगा। क्योंकि अगर राउटर तमाम इन्फॉर्मेशन अपने पास रखने लग जाए और सेव करने लग जाए जिसकी उसे हर वक्त ज़रूरत नहीं है, तो राउटर का आर्प टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा और राउटर के लिए वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए राउटर उसको एज आउट कर देता है। ठीक है, मगर आपको अपने आर्प टेबल के अंदर कुछ ऐसी एंट्रीज भी नजर आएंगी जिनके साथ टाइम नहीं लगा हुआ। ठीक है, उसकी मेन रीजन ये होती है कि वो राउटर के ही अपने डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसिस के मैक एड्रेसेस होते हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ये शो आईपी आर्प की कमांड देंगे आप राउटर के अंदर, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ट्रेस राउट की कमांड मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मगर मैंने कहा एक दफ़ा दोबारा डिस्कस कर लूँ क्योंकि ये जिक्र हुई भी है 2-3 जगह पे आपके उसके अंदर।
कि आपके राउटर, आपके पीसी और दूसरे पीसी के दरमियान 3 राउटर्स आते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये नेटवर्क है और उसके बाद ये नेटवर्क है, ठीक है। अगर मैं एक कंप्यूटर से बी कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन चेक करना चाह रहा हूँ कि हो रही है या नहीं, तो मैं यहाँ पे ट्रेस राउट की कमांड, और अगर आप अपने कंप्यूटर से कर रहे हैं तो ट्रेसर्ट की कमांड होती है। ट्रेसर्ट की कमांड चलाऊंगा और मुझे बताएगा कि मेरी ट्रैफिक पहले इस राउटर के पास जा रही है, फिर इधर से निकल के इस राउटर के पास जा रही है, फिर इधर से निकल के इस राउटर के पास जा रही है और फिर इधर जा रही है। ठीक हो गया। यानी ये आपने कभी भी चलानी हो तो आप चला सकते हो। ठीक हो गया। आप बल्कि एक काम करो, अपने घर जाओ, बल्कि आप घर ही बैठे हुए होगे, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ और एक कमांड लिखो, ट्रेसर्ट, TRACERT-D, ठीक है। मैं आपको इसका रिजल्ट नहीं बताऊंगा, ठीक है, ट्रेसर्ट-D, ठीक है, और लिख दो yahoo.com, एंटर करो, आपको पता चल जाएगा। ये मैं आपको रिजल्ट क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। ठीक हो गया। कोई मसला नहीं है, मगर वैसे ही मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाती है। ठीक है, ट्रेसर्ट-D yahoo.com करो, ये आपको याहू तक जाने के रास्ते में जितने राउटर्स आते हैं सारे बताएगा। ठीक है, उससे आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो, वो नहीं मैं डिस्कस कर रहा यहाँ पे। ठीक हो गया। आपके पास दुनिया में याहू तक जाने के जितने राउटर्स हैं उनके आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे। तो आप अगर टेलनेट करें और किसी ने वो राउटर जो है फ्री रखा हुआ है तो आप उसमें कनेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, मगर ऐसा नहीं करना। मैं आप लोगों को किसी बात पे ऐसे प्रमोट नहीं कर रहा, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉपीराइट्स और इस तरह के लॉज के खिलाफ होता है। बल्कि आप किसी राउटर पे लॉगिन होंगे तो वो आप डिस्क्लेमर मैसेज भी देखेंगे कि वो मना कर रहा है आपको कि आपने लॉगिन नहीं होना। ठीक हो गया। उसके बाद मुझे बहुत सारे लोग फेसबुक पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सर मेरे पास राउटर सिस्को का नहीं है तो क्या वो सारी कमांड्स लेगा? भैया वो नहीं लेगा। क्यों? आप लाइनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैठ के विस्टा के तरीके से काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सिस्को का राउटर जब तक नहीं होगा आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है। टेलनेट का हमने डिस्कस किया कि जब हमारे पास राउटर के ऊपर एक मैनेजमेंट या स्विच के ऊपर एक मैनेजमेंट आईपी एड्रेस होता है तो हम अपनी मशीन से उसे टेलनेट करके कनेक्ट कर सकते हैं। मगर टेलनेट का डिसएडवांटेज क्या था कि वो इन्फॉर्मेशन क्लियर टेक्स्ट में भेजता था और हमने वायर शार्क से उस इन्फॉर्मेशन को देखा तो हम सारा कुछ देख सकते थे। फिर हमने SSH कन्फिगर किया, मगर SSH आप तमाम डिवाइसेस पे कन्फिगर नहीं कर सकते। उसके लिए उसके पास SSH सपोर्ट करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए, विच इज़ नोन एज K9 ऑपरेटिंग सिस्टम। K9 OS नहीं होगा तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है। और उसके बाद फिर लॉगिन बैनर देखा, जब आप किसी राउटर में कनेक्ट होते हैं तो वो आपको डिस्क्लेमर मैसेज देता है, डोंट लॉग ऑन इफ यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूजर और समथिंग लाइक दैट। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ अरसा पहले किसी लड़के ने किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के राउटर के अंदर लॉगिन किया और उसको उसके अंदर कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया। कंपनी वो केस जो है वो कोर्ट के पास ले गई और कोर्ट ने कहा कि क्या आपने उसे ये मैसेज दिया था? कहता नहीं, इन्होंने तो लिखा था वेलकम टू XYZ कंपनी। तो वेलकम का मतलब है आप मुझे खुद वेलकम कर रहे थे अपने राउटर के ऊपर। तो वो कंपनी जो है केस जीत नहीं सकी और वो लड़का या वो जो हैकर था वो बच गया। तो इसीलिए अब तो गवर्नेंस स्टैंडर्ड ये है कि अगर आपने कभी भी कंपनी के अंदर राउटर लगाया हुआ होता है और जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस के ऊपर है, तो आपको उसके जो से हैं ऊपर बैनर लगाना पड़ता है कि यू आर नॉट ऑथोराइज्ड, सो प्लीज़ लॉग ऑफ। ताकि कल को अगर कोई गलत बंदा वो इसको यूज़ करे और केस कोर्ट में चला जाए तो हम कोर्ट में ड्यू डिलीजेंस और को प्रूव कर सके कि हमने सबको वॉर्न किया हुआ था कि भैया ये काम नहीं करना। ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो CCNA लेवल की नहीं है, मगर मैं वैसे आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। तो आगे चलते हैं। SDM, ठीक है, ये सिस्को का सिक्योरिटी डिवाइस मैनेजर है। अगर आपने राउटर को, आप तंग आ गए, आप कहते हैं यार कमांडें नहीं याद होती, तो मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से कनेक्ट होकर अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, तो ये आपके पास एक तरीका है। ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं पता सिस्को ये क्यों पढ़ा रही है, अभी तक पढ़ा रही है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ये तो सिस्को को छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि सिस्को इस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर चुकी है, ये अब इस्तेमाल भी नहीं होता। ठीक है। कंपनीज यूज़ कर रही है, अगर आप नए राउटर्स के साथ भी यूज़ करना चाहते हैं चलेगा, मगर सिस्को ने इसे एंड ऑफ लाइफ और एंड ऑफ सेल कर दिया। वो मैं बताऊंगा क्या है, मगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ये स्क्रीन समझा दूं, क्योंकि हम इसमें बाकायदा लैब करेंगे इसकी, कि ये आप अपने राउटर पे कनेक्ट हो गए हो और ये देखो राउटर का मॉडल नंबर बता रहा है कि 2811 राउटर है। मेमोरी इसके पास ये है, फ्लैश कैपेसिटी है 61 MBPS की, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसका वर्जन ये है। SDM सिक्योरिटी डिवाइस मैनेजर, ये जो जी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपके पास आ रहा है इसको SDM कहते हैं, वो 2.4 है। तो अभी आप लोग सोच रहे हैं यार ये तो सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, लोग क्यों ना हम इसे यूज़ करें, ये सारा कुछ करेगा आपका काम। मगर जब आप प्रोफेशनल लेवल पर ट्रबल शूटिंग करेंगे ना, आपको मज़ा नहीं आएगा इसमें। ठीक है। मेरे पास
इस चीज़ की एक्सेस है, मगर मैं फिर भी कमांड लाइन को पसंद करता हूँ। कमांड लाइन इज़ ईजियर टू वर्क आउट, आपको ट्रबल शूट करना पड़े, आपको कुछ करना पड़े तो वो बड़ा मज़े का काम है। ये इसमें इतना मज़ा नहीं आता, ठीक है। और ऑनलाइन अगर आप गूगल करें कि सिस्को के एसडीएम के डेमो और वो, तो आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स मिल जाएंगी जो इन्होंने मेरे से भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये बताता है कि सपोर्टेड लैन इंटरफेस देखो, इसको इसके पास एक लैन इंटरफेस है, ठीक है। सपोर्टेड वैन इंटरफेस, एक वैन इंटरफेस भी है, ठीक है। और फिर इसके ऊपर डीएससीपी सर्वर कन्फिगर नहीं है। ये वो अगली लैब होगी जो हम लोग एक्चुअली डिस्कस करेंगे कि डीएससीपी सर्वर आपने राउटर में कैसे कन्फिगर करना होता है, और वो हम एसडीएम के ज़रिए कन्फिगर करेंगे। फिर मैं देखूंगा कि मेरे लैपटॉप को इस स्विच ने एसडीएम से आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे कन्फिगर करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। ईजी टू यूज़ है सिक्योरिटी डिवाइस मैनेजर, ठीक है। जावा आपको चाहिए होता है, जावा का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और ये राउटर के साथ फ्री अब मिलता है, ठीक है। या आप ये एस राउटर की फ्लैश ड्राइव में इंस्टॉल कर लेते हो, या अगर वो नहीं इंस्टॉल भी हुआ हो फिर भी आपको कोई मसला नहीं है, आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करो और आप आईपी एड्रेस दे दो, ठीक है। जो हम लैब करेंगे तो मैं सारा कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। आपको जो सा है कॉन्फ़िग टी करना पड़ेगा और राउटर के ऊपर एचटीटीपी सर्वर एनेबल करना पड़ेगा, दैट्स इट। एक दो और कमांड्स है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। आपको एचटीटीपी सर्वर इनेबल करना पड़ेगा या आईपी एचटीटीपी सिक्योर सर्वर। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या फ़र्क है? एचटीटीपी क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये सिक्योर नहीं होता, ये टेलनेट की तरह होता है, पोर्ट 80 को यूज़ करता है, और आप जब भी याहू गूगल सारी वेबसाइट्स पे जा रहे होते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन सारी प्लेन टेक्स्ट में जा रही होती है, आपको कोई टेंशन नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये है कि उसमें आपके कोई पासवर्ड्स नहीं जा रहे होते। मगर आप अगर एक बात नोट करो, जब भी आप mail.yahoo.com पे जाओ या mail.hotmail.com पे जाओ, तो वो आपका जो लेफ्ट साइड पे जो यूआरएल होता है उस पर एच की जगह एच आ जाता है। एस का मतलब है कि वो 443 पोर्ट को यूज़ करता है और आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्रिप्टेड ट्रेवल कर रही होती है, ठीक हो गया। जब भी आप अपने यूज़र ने पासवर्ड लिख के एंटर कर रहे होते हो तो आप देखना कि आपके वो लेफ्ट साइड पे एच आ रहा होता है, ठीक है। तो हम अपने राउटर की कन्फिग्रेशन एच से भी कर सकते हैं यूजिंग एस, ठीक है, और एच से भी कर सकते हैं, वो सिक्योर एस यूज़ करता है, ठीक है, सिक्योरिटी बेस से, ठीक है। तो आपको ये दोनों कमांडें एनेबल करनी पड़ती है। उसके बाद आईपी एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन लोकल, कि जब भी आप एसडीएम से लॉगिन हो तो वो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगे, मगर यूज़र नेम पासवर्ड कौन सा मांगे? जो आपने अपने सिस्टम पे एक यूज़र अकाउंट क्रिएट किया हुआ है प्रिविलेज लेवल 15 का। प्रिविलेज लेवल 15 की खासियत ये होती है कि जब भी आप किसी राउटर में किसी ऐसे अकाउंट से लॉगिन होते हैं जिसको प्रिविलेज लेवल 15 है, तो आपको वो एनेबल का पासवर्ड नहीं मांगता, आपको सीधा वो ग्लोबल प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड में ले जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक यूज़र नेम बनाऊंगा काशिफ प्रिविलेज्ड 15, पासवर्ड उसका सिस्को रख दूंगा, ठीक है। और मैं जब एस पे लॉगिन होऊंगा वो मेरे से यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, मैं वहाँ एनेबल का पासवर्ड या एनेबल सीक्रेट का पासवर्ड या टेलनेट का पासवर्ड नहीं दूंगा, वहाँ पे मैं काशिफ का यूज़र नेम दूंगा और पासवर्ड दूंगा सिस्को का, और वो मेरी तमाम ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एच की एक्सेस जो सी है ना, उसके लिए राउटर का iOS आपके पास 12.25T होना लाजमी है, ठीक है। ये अगर आप पिछली स्क्रीन पे देखो तो ये देखो 12.49T6 है, और मैं 12.25 की बात कर रहा हूँ। ये बहुत एडवांस राउटर का iOS है, ये बहुत पुराना iOS है। ये लाइक मेरे, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो ये 2007 या 8 का iOS है, ठीक है। उसके बाद सिस्को ने बहुत सारे iOS निकाले, ठीक है। अच्छा, द रीज़न कि भाई अभी तक सिस्को ने इसको इससे क्यों नहीं जान छुड़ाई, ये मुझे नहीं समझ आया। क्योंकि सिस्को इस प्रोडक्ट को एंड ऑफ सेल और एंड ऑफ लाइफ करार दे चुकी है। एंड ऑफ सेल और एंड ऑफ लाइफ दो ऐसी टर्म्स हैं जो सीसीएनए में जिक्र नहीं होती, मगर मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। एंड ऑफ सेल इसलिए होता है कि जब सिस्को ने कोई चीज़ जो सा है बनानी छोड़ देती है, लाइक सिस्को अभी 2800 सीरीज़ का राउटर बना रही है, ठीक है। कुछ अरसे के बाद सिस्को कहती है भैया बस ख़त्म हो गया, अब हम 2800 नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो सिस्को आपको बताती भैया हम ना अगले साल इसको एंड ऑफ सेल करार दे देंगे, ठीक है। और उसके फिर 3 साल के बाद या 2 साल के बाद, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सिस्को उसे एंड ऑफ लाइफ भी करार दे देती है। एंड ऑफ लाइफ के बाद सिस्को उसके अंदर कोई अगर बग आए या कोई लेटेस्ट अपडेट आए तो वो सिस्को प्रोवाइड नहीं करेगी।
एंड ऑफ सेल के बाद सिस्को उसका iOS बनाएगी, लेटेस्ट प्रॉब्लम फिक्स करेगी, आपको अगर प्रॉब्लम आता है तो आप सिस्को कॉल करोगे, सिस्को उस राउटर को प्रॉब्लम को फिक्स भी करके देगी। मगर जब सिस्को किसी प्रोडक्ट को एंड ऑफ लाइफ करार दे देती है, फिर सिस्को उसका सोल्यूशन नहीं देती। SDM की जो प्रोडक्ट है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो वो एंड ऑफ लाइफ हो चुकी है। अब सिस्को उसकी कोई रिलीज नहीं दे रही। सिस्को ने 2008 में लास्ट रिलीज दी थी, उसके बाद नहीं आई कोई रिलीज। ठीक है, इसका मतलब है अगर आपको कल को कोई एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8 बना देता है, ठीक है, और उसके ऊपर आप SDM इंस्टॉल करते हो और SDM इंस्टॉल नहीं होता, तो सिस्को आपको हेल्प नहीं करेगी। उसकी वजह यह है, सिस्को ने SDM को रिप्लेस कर दिया CCP के साथ, सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल के साथ। ठीक है, ये एक नई प्रोडक्ट है। ठीक है, और मैंने इसका GUI इंटरफेस देखा, वो SDM की तरह इतना रिच नहीं है, मगर वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल है। उसमें आप मल्टीपल राउटर्स को एट अ सेम टाइम कन्फिगर भी कर सकते हो। ठीक हो गया। तो हम लोग इस बहस में नहीं पड़ेंगे। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आपको SDM दिखाना है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा और हम उसके ऊपर DHCP सर्वर भी कन्फिगर करेंगे। ठीक है, ये मैंने टेलनेट की जो कमांड्स कन्फिगर की थी, मैंने कहा दोबारा एक दफ़ा दिखा दूं, और इसमें एक एक्स्ट्रा कमांड मैंने आपको दिखानी थी। राउटर लाइन VTY024 टेलनेट कन्फिगर करने लगे लॉगिन लोकल। ये लोकल की जब मैं कमांड यूज़ करता हूँ या कीवर्ड यूज़ करता हूँ, तो इसका ये मतलब होता है कि जो लॉगिन के टाइम रिक्वेस्ट यूज़र नेम पासवर्ड मांगे, वहाँ यूज़र नेम पासवर्ड मांगे, तो वहाँ यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा तो मुझे काशिफ और पासवर्ड सिस्को देना पड़ेगा। वहाँ खाली सिस्को दे के अब गुजारा नहीं चलेगा। लोकल डेटाबेस, जब मैं अपने राउटर के अंदर यूज़र बनाता हूँ, लाइक मैंने यूज़र बनाया काशिफ, आसिफ, आतिफ, ठीक है, उस्मान, उमर, ठीक है, फुरकान, ठीक है, जितने लॉगिन्स बनाए वो मेरी लोकल डेटाबेस में सेव हो गए राउटर की। ठीक है, और जब मैं टेलनेट पे जाता हूँ, टेलनेट पे जाके कहता हूँ कि लॉगिन लोकल, तो मेरा राउटर टेलनेट, जब भी आप राउटर को या स्विच को टेलनेट करोगे तो स्विच आपसे को कहेगा हाँ जी लोकल डेटाबेस में से किसी यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड बोलो। आप उधर यूज़र नेम बताओगे, से आपने कहा काशिफ, अब वो कहेगा काशिफ का पासवर्ड बताओ, तो वो मुझे आप पासवर्ड भी दोगे। जब आप पासवर्ड दोगे और वो फिर उस आपको लॉगिन होने देगा। ठीक है, और अगर आप लाइक प्रिविलेज 15 में नहीं हो, प्रिविलेज 3 पर हो, यानी आपने यहाँ कमांड में 15 की जगह 3 कर दिया, ये सारी लैब्स आप वहाँ पे कर सकते हो जो मैंने पिछले उसमें बताई है आपको कि भाई कैसे कन्फिगर करना है। लाइक मैंने प्रिविलेज लेवल 3 कर दिया, तो ये फिर आपको इनेबल कन्फिग्रेशन मोड में नहीं जाने देगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए ये फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा एनेबल सीक्रेट का। अगर आपके पास नहीं है तो कोई नहीं, आप नहीं कुछ कर सकते। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि हम लोग एक नेटवर्क चला रहे थे और हमारे पास इंटर्नीज आ गए। ठीक है, अब मेरे मैनेजर ने कहा इन तमाम इंटर्नीज को ना राउटर के ऊपर एक्सेस दे दो। ये जो 4-5 इंटर्नीज आए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लाइक 45 से ज़्यादा राउटर्स थे, और इन तमाम को उसके ऊपर एक्सेस दे दो। तो और मगर इन्हें ऐसी एक्सेस देना कि ये अगर गलती से राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना कर सके, मगर ये पिंग कर सके, राउटर के इंटरफेसेस देख सके। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा, उन तमाम जो 4-5 इंटरनीस थे उन सब के लॉगिन्स बनाए, ठीक है, और लॉगिन लोकल पे चला गया, उन सबको प्रिविलेज दे दी 13। अब मैंने उन्हें एनेबल सीक्रेट पासवर्ड नहीं बताया हुआ था, मगर वो फिर भी राउटर में लॉगिन हो जाते थे, मगर वो एनेबल मोड से आगे नहीं जा सकते थे, प्रिविलेज एग्जिट में नहीं जा सकते थे, सिर्फ एग्जिट मोड में रहते थे। वहाँ शो इंटरफेस पिंग की कमांड चला के ये देख लेते थे कि राउटर जो सा है वो हेड ऑफिस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा, या दूसरी ब्रांच के साथ कनेक्ट कर सकता है या नहीं। ठीक हो गया। तो वापस SDM की बात कि जावा आपने इंस्टॉल कर लिया, आपने वो कमांड्स दे दी, कमांड्स देने के बाद यू आर गुड टू गो, और आप अपना SDM के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से अपना राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक हो गया। DHCP, मैंने आपको बताया था मेरे पास DHCP के दो ऑप्शंस हैं। एक विंडोज़ का सर्वर हो, उसके ऊपर DHCP सर्वर इंस्टॉल किया हो, और मैंने उसमें पूल बताया हो कि भैया आपके पास ये IP एड्रेसेस है, आप इनमें से जब भी आपके पास कोई आया आप उसको IP एड्रेस दो और वो नेटवर्क पे आ जाए। दूसरा ऑप्शन ये है, मैंने कहा यार मेरी छोटी सी ब्रांच है, ठीक है, उसमें 20-25 यूज़र होते हैं। अब उन 20-25 यूज़र के लिए हर ब्रांच के अंदर, अगर मेरे पास से मैं एक बैंक में काम करता हूँ और बैंक की 300 ब्रांचेस हैं, ठीक है, हर ब्रांच के अंदर मैं DHCP सर्वर तो नहीं लगाऊंगा। बिला वजह मैं एक सर्वर खरीदूंगा, उसको एक रैक में लगाऊंगा, फिर जब वो रैक में लगेगा वो बिजली भी खाएगा और उसके बाद उसे कूलिंग भी चाहिए होगी। तो ये सारे काम मैं एक राउटर से क्यों ना ले लूँ। ठीक है, तो मैंने कहा राउटर भैया आप एज अ DHCP सर्वर काम करें, और आपके पास IP एड्रेसेस का पूल है जी 192.1.1 से लेके 25 तक। ठीक है,
आपके पास कोई भी डीएससीपी की रिक्वेस्ट लेके आया तो आपने उसे ये आईपी एड्रेसेस देते थे। यही काम आपका डीएसएल का राउटर कर रहा होता है। उसके अंदर एक छोटा सा डीएससीपी का पूल बना हुआ होता है। अगर आप कभी राउटर के अंदर जाएं तो आपको नजर आएगा कि उसके अंदर डीएससीपी का पूल है, मगर अगेन वो सिस्को का राउटर नहीं है, उस पर सिस्को की कमांड्स नहीं चलेंगी, उस पर अपना वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चलेगा। आप उसे टेलनेट करके देख लो, शायद कुछ राउटर्स ले लें कमांड, ठीक है, अगर उसमें टेलनेट एनेबल है। अब हुआ ये कि ये कंप्यूटर स्विच ऑन हुआ, किसी ने इसको पावर लगाई, उसे कनेक्ट किया, ये कंप्यूटर ऑन हुआ, इसने देखा मेरे पास तो आईपी एड्रेस नहीं है, इसने ब्रॉडकास्ट करनी शुरू कर दी, खप मचा दी नेटवर्क पे। अब नेटवर्क पे इसकी ब्रॉडकास्ट जब गई, इसके पास इस सर्वर के पास, ये डीएससीपी नहीं है, इससे कोई और सर्वर है, ठीक है। और जब वो रिक्वेस्ट इस राउटर के पास गई तो राउटर ने कहा अच्छा मैं तुम्हारा डीएससीपी सर्वर हूँ, उसने डीएससीपी ने उसे ऑफर पैकेट भेजा, ठीक है। ये मेरे ख्याल में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि अच्छा मैं तुम्हें ना जो सा हूँ, मेरे पास पूल है 192.1.1.1 से लेके 25 तक, तो मैं तुम्हें आईपी एड्रेस देता हूँ 192.1.1.1.10, ठीक है। ये आईपी एड्रेस है तुम्हारे पास और तुम इस आईपी एड्रेस को यूज करो। सॉरी, मैंने बच्चे पीछे नीचे भगाए हैं, अभी उनका शोर आ रहा था पीछे से, ठीक है। तो इसने ब्रॉडकास्ट की कि भैया मेरा आईपी एड्रेस चाहिए। इसने कहा मेरे पास 192.1.1.1.10 पड़ा हुआ है, इसने ऑफर करा दी और उसने कहा ठीक है जी, आपसे मैं ऑफिशियली रिक्वेस्ट करता हूँ और आप मुझे ये आईपी एड्रेस असाइन कर दें। राउटर ने कहा ठीक है भैया, मैंने आपको ये आईपी एड्रेस 8 घंटे के लिए असाइन कर दिया, 8 घंटे तक आप लोग यूज़ करें, अगर आपको 8 घंटे के बाद फर्दर भी चाहिए होगा तो आप मेरे पास दोबारा रिक्वेस्ट लेके आए और मैं आपकी ये रिक्वेस्ट फुलफिल कर दूंगा। फिर ये राउटर उसको वापस रिप्लाई भेजेगा और उसके साथ वो इस राउटर को एक्नॉलेजमेंट करेगा, ठीक है भैया थैंक यू वेरी मच, और आईपी एड्रेस की एलोकेशन कंप्लीट हो जाएगी और ये पीसी अपने नेटवर्क के ऊपर काम करेगा। अगर इसने इंटरनेट यूज़ करना होगा इंटरनेट यूज़ करेगा, सारे काम कुम करके फारिग हो जाएगा। और अगर इसे 8 घंटे से ज़्यादा चाहिए होगा तो ये दोबारा ब्रॉडकास्ट करेगा और राउटर को कहेगा मेरी लीज जो है वो रिन्यू कर दीजिए। सिंपल इज दैट, ठीक है। तो हम अगले जो लेक्चर का ये पार्ट नंबर 2 है उसके अंदर राउटर के साथ कनेक्ट होंगे, राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर राउटर से एएसडीएम चलाएंगे। मगर एएसडीएम मैंने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल किया हुआ होगा और फिर मैं उसे कॉन्फ़िगर करूँगा राउटर को, और उसके बाद फिर हम राउटर को कहेंगे कि अब आप मुझे आईपी एड्रेस दें, तो राउटर मेरे लैपटॉप को आईपी एड्रेस देगा। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द आपके साथ वो लैब लेकर आऊँगा। और आई एम स्टिल वेटिंग कि भाई मुझे कोई वो जीएनएस का इंट्रोडक्शन दे दे। वो दोनों बंदे अभी तक गायब हुए हुए हैं। तो देखो, मेरे ख्याल में नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आई एम वेरी मच होपफुल कि आपके पास वो लैब पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आगे है जी थैंक यू, तो दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लड़के इधर उधर की बातें ज़्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो मेरी अप टू डेटेड लेक्चर्स के साथ साथ चल रहे हैं, और कुछ जो से हैं वो गायब हो गए हैं और कुछ नए आ गए हैं। जो नए आ गए हैं आपको मैं वेलकम करता हूँ, जो गायब हो गए हैं उनके हाल पे अल्लाह रहम करे। ठीक है, और दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।